अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने एक ऐसा कातिल गिरफ्तार किया है जो चंद सालों के बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाकर उन्हें कत्ल कर देता है, और कत्ल होने वालों में उसका एक सगा भाई भी शामिल है जिसके साथ वो ज्यादती भी करता है और सर पर ईंट मार के उसे कत्ल कर देता है। ये कातिल है कौन? ये कातिल कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया? ये सब कुछ दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। कितना अरसा पहले जेल में रहे थे? सर 2021 में गया था। 2021 में गए थे जी। 3 लोगों को, बच्चों को तुमने मारा है? 2 को पहले मारा था। 3 मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करके उन्हें कत्ल करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम नश्तर कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दफ़ा पहले भी इसने ये काम किया, 2 दफ़ा पहले काम किया और तीसरी दफ़ा फिर ये काम किया। अब पुलिस की हिरासत में है। अपने सगे भाई उसको पहले ज्यादती का निशाना बनाता है, फिर उसके बाद उसे भी कत्ल कर देता है। किस तरह से इस दरिंदगी का शिकार बनाता है ये बच्चों को, किस तरह से उनको कत्ल करता है, ये मुलजिम की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है अभी तुम्हारा? फैज़ान अली। फैज़ान अली। जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कमाहे का रहने वाला हूँ। कमाहे का। जी। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे वालिद साहब मालियों का काम करते थे। मालियों का काम जी। करते हैं। कितने बहन भाई हो? हम लोग 4 भाई थे, एक बहन थी। एक बहन क्या नाम है छोटा था मैं जब, ठीक अच्छा। है, मैं जब क्या नाम है तब की फोत हो गई। तो एक क्या नाम है मेरा भाई था, ठीक है, उसको मैं आशाना स्कीम थी, ठीक है, उधर लेके गया। पहले मुझे ये बताओ कि 4 भाई थे और एक बहन थी। जी। बाकी बातें मैं तुमसे पूछता हूँ। 4 भाई थे और एक बहन थी। जी। तो बहन कहाँ गई? बहन वो पहले ही फोत हो गई थी जब मैं छोटा उसको भी था। तुमने मारा था? नहीं, वो पहले ही फोत हो गई। तुम्हारे बड़े होने से पहले तुमसे बड़ी थी वो? जी। ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे अब 4 भाई थे? जी। ठीक है। जी। कितना पढ़े हुए हो? मैं 5 क्लास। 5 क्लास। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद नाइयों का काम करता था, सलोन का। क्या करते थे? सलोन का काम। सलून का क्या कर लेते हो वहाँ पे? कटिंग भी कर लेता था, खत भी कर लेता था। कटिंग भी कर लेते हो? जी। अच्छा। तो कितनी उम्र हो गई है? मेरी सर क्या नाम है 15 साल एज हो गई है। 15 साल के तुम लगते तो नहीं हो? सर 15 साल मेरी एज। 15 साल के तुम लगते नहीं, बड़े लगते हो। कितना अरसा पहले जेल में रहे थे? सर 2021 में गया था। 2021 में गए थे। जी। 3 लोगों को, बच्चों को तुमने मारा है? सर 2 को पहले मारा था, एक को मारा है। 3 हो गए ना? जी। सगे भाई को भी मारा? जी। ठीक है। सबसे पहले जो वारदात तुमने की, ज्यादती बच्चे के साथ किस तरह से की, 1 बाय 1 सारी बात बताओ। पहले था मेरे मोहल्ले का लड़का, ठीक है, मैंने उसको लेके गया, उसकी दुकान का बहाना लेके, उन लोगों की दुकान पिछली साइड पे थी। अच्छा। उसको लेके कितनी गया। उम्र थी उसकी? उसकी एज थी 6-7 साल। तुम कितने साल के थे? मैं तब 13 साल का था। 13 साल के थे? जी। अच्छा। तो उसके साथ क्या नाम मैंने ज़्यादती की, उसको क्या नाम मैं मार के ईंट और उधर खाले में फेंक आया था, आशियाना नहीं, अंदर उसको- चेंज के उसको पास। तुमने ज्यादती पहले की? जी। कहाँ पे जाके ज्यादती की? आशियाना अंदर चेंज के नीचे। अच्छा। ठीक तो है। क्यों मारा क्यों उसको? जब तुमने उसके साथ ज्यादती कर ली, उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बना लिया, फिर उसको क्यों मारा? सर वो रोला डालने लग गया था, ठीक है, तो मैंने उसको सड़ में ईंट मार के और मैं वापसी आ गया था खाले में फेंक के। अच्छा। ठीक है। उसके बाद 4 माह बाद 2021 में मैं अपने भाई को लेके गया था। भाई की कितनी उम्र थी? भाई की 9 साल एज थी, ठीक उसको है। भी ज्यादती का निशाना बनाया? जी। सगे भाई को? जी। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है। हैं? आती है। तुम्हारा सगा भाई था, जी। उसको ज्यादती का निशाना बनाया, जी। फिर उसको भी कत्ल कर दिया? जी। उसको कैसे कत्ल किया? वो आशियाना अंदर चेंज के नीचे लेके गया उसको मैं, ठीक है, उधर जाके उसके साथ ज़्यादती की। उसके बाद उसके सर में मैं ईंट मार के खाले में फेंक दिया था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद अब मैं जेल चले गया 2021 में। उसका पर्चा भी हुआ? जो पहले बच्चा मारा था उसका भी पर्चा हुआ जी, था? दोनों पर्चे हुए थे FIR। दोनों पर्चे हुए थे? दोनों में पकड़े गए थे? अलहदा जी। अलहदा के इकट्ठे पकड़े इकट्ठा गए? ही पकड़ा गया। भाई को मार के तुमने फेंक दिया जी। और उसको घर वालों को तुम पता नहीं होगा कि वो कहाँ गया? नहीं, तुमने भी नहीं बताया किसी को? नहीं, फिर मैंने- क्या होया?
फिर मैं क्या नाम मैं जेल चलेगा पुलिस वालों के साथ मैं पुलिस वालों ने तुम्हें कैसे, तुम्हारा कैसे पता चला कि तुमने भाई को ज्यादती करके वो कत्ल शक किया? तौर पे मुझे पकड़ के लाए थे। शक में उसमें तुम्हारे भाई के मुकदमे में कौन मुद्दई था? बाला साहब मेरे। वाला साहब थे। जी। तो भाई को तुम कहाँ पे ज्यादती करने के लिए ले गए? आशियाना स्कीम था। आशियाना स्कीम में? जी। हर बच्चे को तुम वहीं लेके जाते हो आशियाना जी स्कीम में? वो अंदर पास था उसके नीचे ले गया था। अच्छा, तो तो जाते- तुम्हें ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया कि तुम्हारा छोटा भाई है, एक माँ के पेट से पैदा हुए हुए तुम आया ख्याल। हैं? आया ख्याल। तुम्हारे बाप ने तुम्हें माफ़ कर दिया? सर बस गलती हो गई है। अब ये जो तीसरा कत्ल हुआ है, ये बताओ कैसे किया तुमने? ये मेरा उधर से गेमें खेल के आ रहा था। कौन? मैं। अच्छा। ठीक है, रास्ते में एक लड़का ये ला खड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने उससे पूछा भैया आपने कहाँ जाना? कहता भाई मैंने इधर की तरफ जाना है, आशियाना की तरफ। मैंने कहा चलाओ भाई मैं भी उधर के मैं तुम पैदल, तुम्हारे पास गाड़ी थी? नहीं पैदल ही था। वो अच्छा। भी पैदल ही था। अच्छा। तो मैं DH के आना मैं उधर से गुजर के DH 9 स्कीम ले गया, उसके साथ उधर जाके उसके साथ ज़्यादती की है। ज्यादती कैसे? तुम्हारी वो कितने साल का था वो? तुमसे तुम्हारे कैसे तुमने उसको, केले ने उसको काबू कर लिया, उसके साथ ज्यादती भी कर ली? वो रजामंदी के साथ उसके साथ की थी। तो बाद में मैंने उसने रोला डाला। ठीक है, तो मैंने उसके सीढ़ में ईंट मार दी थी। अच्छा, सारे ही जो हैं वो तुम जितने भी बच्चों के साथ ज्यादती कर चुके हो, उनके सर में ईंट मारते हो? जी सर। कहाँ मारते हो? कौन सी जगह पे मारते ये हो? जगह एक दफ़ा ही मारते हो कि ज़्यादा मारते हो? एक दफ़ा। तो उसी वक्त मर जाता वो? ये जो सा तीसरा लड़का था इसको मारी थी, वो गिर गया था नीचे। फिर मैं वापसी आ गया था, शाम का टाइम था। शाम का टाइम था। और जी। भाई को कहाँ मारे थे? भाई को भी इधर जगह पे मारी थी। वो भी उसी वक्त मर गया था? वो गिर गया था नीचे, मैं खाले में फेंक दिया। खाले में फेंक दिया था? जब जेल से बाहर आए, जी। अपनी माँ के पास गए हो गए, अपने बाप के पास, उन्होंने पूछा नहीं कि तुमने अपने भाई को कत्ल किया है, उसको ज्यादती का निशाना बनाया और उसको ही कत्ल कर दिया? पूछा नहीं उसने? मैंने उन लोगों से माफ़ी मांग ली थी, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद नहीं करूँगा। फिर माफ़ कर दिया माँ ने? जी। माँ ने माफ़ कर दिया था? जी। बाप ने भी माफ़ कर दिया था? जी। फिर उसके बाद उसके बाद क्या नाम है, मैं उधर ही काम कुम करता रहा। क्या एक काम तो तुम यही करते हो, सिर्फ कत्ल नहीं, करते हो लोगों को, ना बच्चों को कत्ल करते हो, ज्यादती करते हो, कत्ल करते हो, मैं- ज्यादती करते हो, फिर कत्ल करते हो? मैं नाइयों का काम करता था, फिर मैं नाइयों का काम करता रहा हूँ। हाँ। ठीक है, तो मैं एक दिन गेमें खेलने चले गया। ठीक है, उधर से वापसी आ रहा था, ये बच्चा मुझे मिल गया। तो मेरा अच्छा, क्यों ऐसा करते क्यों हो? सर ये नहीं पता लगता। क्या क्या होता है बताओ? क्या बस ये नहीं पता लगता, दिमाग में पता नहीं क्या चल जाता है। क्या दिमाग में क्या होता है बताओ ना? क्या तुम्हारे माँ बाप को तुमने बताया कि तुम्हारा इलाज करवाते, होता क्या तुम्हें? सर ये नहीं पता मुझे। क्या होता है? चलो जो तुम फील करते हो वो बताओ। सर बस ये नहीं ना पता लगता, एक दम ही हो जाता है, जो भी होता है मेरे पता ही नहीं लगता। ये क्या? दिमाग में शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं। शादी क्यों नहीं करवाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी? सबसे बड़े हो तुम? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। तो फिर शादी क्यों नहीं करवाई उन्होंने? वो आप ये खुद ही नहीं करवाई थी घर वालों ने। हैं? वो भी छोटे भाई काम कर रहे थे, मैं क्या नाम अपना काम सीख रहा था, इस वजह से। अच्छा, तो तुम्हारे जब ये ऐसी कैफियत होती है, तुम बताते हो कि तुम्हें पता नहीं चलता है, जी सर। क्या होता है तुम्हें? क्या महसूस करते हो जो सर, तुम ये अपने नहीं- माँ बाप को भी नहीं बता सकते? क्या महसूस होता है बताओ ना? सर ये नहीं पता लगता। बस ये दिल करता है कि जो गंदगी तुम्हारे ज़हन के अंदर है उस पर अमल कर लो। सर मैं ये कहता हूँ कि आज के बाद नहीं करूँगा। ठीक है, ठीक है, मैं तौबा करता हूँ। ठीक है, आज के बाद मैं कोई नहीं ऐसा काम करूँगा, मैं आन के अपना काम ही करूँगा, जो उनसा क्या नाम मैं नाइयों करता हूँ। ये तुम अब कह रहे हो, पहली दफ़ा जब तुम गिरफ़्तार हुए थे तब भी तुम कहते थे कि मुझे माफ़ कर दें, फिर तुमने अपने भाई का कत्ल किया तब भी तुम कहते थे कि मुझे माफ़ कर दें, तुमने माँ बाप से माफ़ी मांगी। अब तुमने तीसरा कत्ल किया है ज़्यादती के बाद, तीनों ज़्यादती के बाद तुमने 3 कत्ल किए हैं, फिर कहते हो कि तुम्हें माफ़ कर दें। तुम्हें माफ़ी के काबिल नहीं हो, तुम माफ़ी के काबिल नहीं हो, पता तुम्हें? तुमने 3 बच्चों की जान ली है, 3 बच्चों को ज़्यादती करके कत्ल किया है, जिसमें एक तुम्हारा सगा भाई है। अब तुम्हारा वालिद आया तुम्हें मिलने? नहीं वो नहीं आया। क्यों? पहले तो उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो- जब पहला जब तुमने कत्ल किया था उसमें उसने तुम्हारी ज़मानत उसने करवाई थी? नहीं, वो भाई का और दोनों का इकट्ठा एक दिन जब मैं जेल गया था वो इकट्ठा ही पड़ा था ना केस। अच्छा, इकट्ठा पड़ा था। जी, वो फिर 2 सालों बाद में आया था। 2 साल जेल में रहे थे? जी। तो जेल में भी कुछ ऐसा काम करते रहे हो? नहीं, कौन मैं- सी जेल में रहे थे? पिछड़े। पिछले वो बच्चों की जेल में रहे जी। थे हैं? हाँ।
वहाँ पे भी कुछ ऐसे काम करते थे? नहीं ऐसे नहीं, उधर पराठे ही थे, हैं? उधर स्कूल का पराठे थे और सुपारा पराठे थे। 2 साल रहे हो? हाँ तो कैसा तुम्हारा दिल लग गया था 2 साल अंदर कि माफ़ी मांग रहे थे या क्या वहाँ पे सोचते थे? सर कुछ नहीं, सुबह टाइम उठ के नमाज़ पढ़ते थे। ठीक अच्छा, है नमाज आती है तुम्हें? जी। सुनाओ नमाज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आज़ीम सुब्हान रब्बियल आज़ीम सुब्हान रब्बियल आज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आज़ीम सुब्हान रब्बियल आज़ीम सुब्हान रब्बियल आज़ीम। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहाँ से सीखी नमाज? किसने याद करवाई? ये क्या नाम है, उधर मस्जिद में पढ़ते थे ना हम, स्कूल में जब जाता था मैं, ये तब अच्छा। की मैंने याद की। तब की याद की जी। है। अब नमाज नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ता हूँ, रोज़ा रखे हैं। आप रोज़ा रख के नमाज पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, आप बताओ कि तुम्हारे जो वालिद हैं वो नहीं आए अब? नहीं वो वाले साहब ये है ना कि फौतगी हुई है। अच्छा, ठीक है, ये वो तुम्हें किसने उधर बताया? वो कल फ़ोन करवाया था ना, अच्छा। तो इस वजह से फिर वो उधर गए हैं। जब जी। सबसे पहले तुमने ज़्यादती की कितनी उम्र थी तुम्हारी? 12-13 साल थे। 12-13 साल। तुम्हारे साथ भी ज़्यादती होती रही? जी। कौन करता था? वो लड़के थे, वो करते रहे थे, मेरे मोहल्लेदार थे। कितने लड़के थे वो? है वैसे दोस्त 5-6। 5-6? जी। ये 5-6 तुम्हारे साथ ज़्यादती करते थे? जी। तो तुमने किसी को बताया? कोई पुलिस कंप्लेन हुई? किसी को भी नहीं बताया। हैं? किसी को भी नहीं बताया था मैं। किसी को नहीं बताया था? जी। तो फिर तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारे साथ ज़्यादती होती रही है, तुम्हारे साथ जुल्म करते रहे हैं, तो तुम आगे लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हो, बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हो? बताओ, कुछ ही नहीं बोलो। सर मैंने किसी को भी नहीं बताया था। किसी को नहीं बताया? नहीं। तो तुम कोई ऐसा भी वाक़या है कि अपनी चंद साल की कज़न के साथ जो लड़की थी उसके साथ भी ज़्यादती करने लगे थे? वो क्या वाक़या था बताओ? वो कज़न थी मेरी। ठीक है। कितने साल की है वो? 6-7 साल की थी। अच्छा। ठीक है, उसको लेके गया था तो वो रास्ते में गार्ड आ गया। कहाँ लेके गए थे? आशियाना की साइड वाली साइड पे। अच्छा। तो वो गार्ड आ गया, मैं वो उधर से छोड़ के भाग के आ गया। तो वो फिर वो वहाँ पे गुम हो गई कि आ गई थी खुद ही? नहीं वो अगले दिन फिर के नाम में ढूंढ की थी शाम को। मिल गई थी? जी। अच्छा, तो तुम मतलब जो भी तुम्हें मिले, कज़न मिले, भाई मिले, जो तुम्हारे अंदर एक हैवानियत है उसके लिए तुम किसी के साथ भी ज़्यादती कर सकते हो, ऐसा ही है ना? नहीं सर आज के बाद नहीं। आज के बाद नहीं, 3 लोगों को, बच्चों को तुम कत्ल कर चुके हो। ये है जी वो मुलजिम जिसने अब तक 3 कत्ल किए हैं, 10 साल, 7 साल, 6 साल। इस उम्र से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जिनके साथ ये ज़्यादती करने के बाद उनको कत्ल करता रहा है। उसके बाद इसने एक अपनी कज़न के साथ जिसकी उम्र 6-7 साल बताता है, उसके साथ भी ज़्यादती करने का प्रोग्राम बनाया, उसको लेकर जा रहा था, लेकिन किसी वजह से ये वहाँ से उसको छोड़ के भाग गया। चंद साल के बच्चों के साथ ज़्यादती करना, ज़्यादती के बाद उनको कत्ल करना, ये वाक़यात सामने आते रहते हैं। लेकिन सगे भाई को ज़्यादती का निशाना बनाना और उसके बाद उसे कत्ल कर देना, ये बहुत ही कम वाक़यात ऐसे आते हैं। इस शख्स को, इस मुलजिम को आप देखें, अपने आप को ये 15 साल की उम्र बताता है, लेकिन ये 15 साल से ज़्यादा उम्र का है। कम से कम 18 से 20 साल के दरमियान इसकी उम्र है। लेकिन कानूनी तौर पे इसको मदद मिले, इसके घर वाले या ये ख़ुद अपने आप को कम उम्र इसलिए बताता है कि इसको कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा शायद उस तरह से ना मिल सके। लेकिन 3 बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाकर उन्हें कत्ल कर चुका है।
क्या ये मुलजिम आइंदा जेल से बाहर आके ऐसा घिनौना खेल या ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, यकीनन करेगा, क्योंकि हर दफ़ा ये जब गिरफ़्तार होता है तो कहता है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। पहले ये अपने भाई के साथ ज़्यादती करता है, फिर अपनी माँ से और अपने बाप से ज़्यादती की माफ़ी मांगता है, लेकिन ये फिर कुछ अरसे बाद किसी का लख्ते जिगर लेकर जाता है और उसको ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर देता है। 3 कत्ल ये कर चुका है और 3 कत्लों के बाद ये क्या माफ़ी का मुस्तहिक़ है? फ़ैसला आप करिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कॉलोनी हैं जी मोहम्मद कासिम गुजर साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जो सफाक कातिल है, 3 बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाला मुलज़िम कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया? बहुत शुक्रिया कासिम साहब। ये बताइएगा कि 3 मरतबा एक ही फेल बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर कत्ल कर दिया, किस तरह से इस तक पहुँचे? और ये हर दफ़ा माफ़ी मांगता है और माफ़ी का अब भी तलबगार है। ये मार्च 9 का जो है ना वक़ूआ है कि मार्च 9 को एक बच्चा जो है ना मिसप्लेस होता है हमारे इलाके से, तो उसकी तफ्तीश का आगाज़ हो जाता है। तो पहले दिन हमें कोई क्लू नहीं मिलता, अगले दिन हमें इसकी डेड बॉडी जो है ना वो मिल जाती है रिंग रोड के करीब। वो जब डेड बॉडी मिलती है तो हम अपनी तफ्तीश का दायरा कर थोड़ा वसी कर देते हैं। दायरा कर वसी करने पे हम साबका रिकॉर्ड याफ्ता बंदों को शामिल तफ्तीश करते हैं, इनके सीडियाज लेते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। तो उसमें ये एक जो बच्चा है फैज़ान वल्द कलाम रसूल, इसको हम शामिल तफ्तीश करते हैं। पहले दिन तो ये हमें लीतो लाल से काम लेता रहा कि नहीं जी मैंने नहीं किया, जी मैंने पहले ही 2 किए थे, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तौबा कर लिया। ठीक है। लेकिन बाद में इसने अगले दिन कन्फेशन कर लिया इस चीज़ का कि मैंने ये किया हुआ है, तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, तो मुझे माफ़ी दे दीजिए। तो फिर दोबारा हमने कहा जी वकूआ पूरा रीट्रैक करवाओ, आप लेके जाओ, रिकन्स्ट्रक्ट करवाओ इसको। तो वो ये पूरा प्रॉपर हमें वकूए पे ले गया, इसने पूरी कहानी सुनाई, बच्चे का हुलिया भी सही बताया, सारा कुछ बताया। तो उसके बाद हमने इसका DNA वगैरह करवा के प्रोसेस करके तो उसको गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, ये बताइएगा कासिम साहब कि क्या वजह है कि सगे भाई के साथ भी ये ज़्यादती करता है और उसे भी कत्ल करता है? यकीनन माँ बाप जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि इसको माफ़ कर देते हैं, उसके बाद जो इससे अपने भाई से पहले भी इसने एक ऐसा ही काम किया होता है, उसमें भी ये बाहर आ जाता है। अब भी यकीनन अगर कोई ऐसा ठोस और मजबूत केस ना बना तो ये बाहर आके फिर वही कुछ दोबारा करेगा। नहीं जी, इंशाल्लाह इस दफ़ा कुछ जो स्टेटस है वो कोई और है कि पहले इसका वालिद मदई था और साथ हमसाए थे कि वो इसके इन्फ्लुएंस में आ गए या उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन अभी मदई जो है ना काफ़ी डिटर्मेंड है और हमारी तफ्तीश भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी की हुई है। हम तमाम एविडेंस और तमाम प्रूफ के साथ इसको इंशाल्लाह चलान करेंगे और इस दफ़ा ये छूटने नहीं पाएगा। अच्छा, ये बताएं कि जो इसका वालिद है उससे आपकी बात हुई, इसके रिश्तेदारों से, क्या ये कोई क्यों इस तरह करता है? और ये खुद इस बात का एतराफ़ करता है कि बचपन में इसके साथ भी ज़्यादतियाँ होती रहीं। जी बिल्कुल, अब यही है ना, माशरा एक बेरहरवी का शिकार है, तो ये भी बेरहरवी का शिकार रहा है पहले, और उसके बाद उसमें रिवेंज में कह सकते हैं कि इसने दोबारा खुद जो है ना लोगों के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दी। और ज़्यादती करके मारने का जो मकसद इससे पूछा गया कि क्यों है, वो कहता है जी मैं सबूत ख़त्म करता हूँ कि कोई बंदा मुझे ट्रैक ना कर सके। लेकिन आपको पता है कि ऊपर भी कोई ज़ात बैठी हुई है कि जो जिसने पर्दे फाश करने होते हैं और जो हक़ है वो उसको हक़ करना होता है। अच्छा, मुझे कासिम साहब ये बताइए कि ये जो इस तरह का बच्चा होता है या इस तरह का जब मुलजिम होता है तो ये बताता है कि एक ही जगह सर के एक हिस्से की तरफ ये ईंट मारता है और बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ये कोई इसका नफसियाती तौर पे भी कोई प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, या कोई बाज़ मुलजिम इस तरह के जुनूनी होते हैं कि उनमें ये शुमार होता है? नहीं, देखिए ना कितना डिटर्मेंट है एक बंदा, इतनी डिटर्मिनेशन से बातें कर रहा है और आपको पूरा वकूआ बता रहा है, और पहले भी जो वकूए हुए हैं वो भी बता रहा है। एक साइकोलॉजिकल अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर इस तरह जो है ना कम से कम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। वो बंदा हिचकिचाता है, कोई और मामला करता है, अपने सर को खुजाता है या कोई और मामला करता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल फिट है। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर कॉलोनी, जिन्होंने बताया कि मुलजिम को गिरफ़्तार इन्होंने किस तरह से किया और इससे पहले 2 मुकदमात में ये जेल में रह चुका है और मुकदमा मुदई इसके वालिद थे। उन्होंने जो है इसको माफ़ किया और उसके बाद ये जेल से बाहर आया और अब तमाम शवाहिद और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके इसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे मुलज़मान के बारे में हमारा कानून क्या कहता है और माहिर कानून ऐसे मुलज़मान के बारे में क्या राय रखते हैं,
उनकी ज़ुबानी सुनिए। देखिए, जो 15 साल का बच्चा है उसकी हद तक तो कानून क्लियर है। ऑब्वियसली वो उस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता और उसने जो जुर्म किया है उसे उस जुर्म की सज़ा मिलेगी। हाँ, सिर्फ उसे जुवेनिलिटी का ये बेनिफिट मिल सकता है कि उसे डेथ की सज़ा जो है वो नहीं होगी, अदरवाइज़ उसे इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है। एक बात। दूसरी ये कि ये जो आपने बात की, अब मैं यहाँ पे मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि जब पहली बार उसने ये एक जुर्म किया, उसने ज़्यादती की और कत्ल किया, तो उसमें से वो क्या एक्विट हुआ या क्या हुआ उसके साथ, कि दोबारा जो है वो वहाँ से क्या बरी हो के आया था, कोई कंप्रोमाइज़ करके आया था, उसके बाद वो आ गया, उसने आके फिर रिपीट किया। फिर आपने बताया कि उसने अपने भाई को जो है वो अपने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उसे भी कत्ल कर दिया। उसमें उसका बाप मुद्दई बना और उसके बाप की मुद्दईयत में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे जो है वो उन्होंने बाद में कंप्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि उसने वादा वईद कर लिया अपने बाप से। पहली बात ये कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं था, लेकिन चलें कोर्ट ने फॉर हारमनी सीकिंग, जैसे कि कोर्ट्स कहती हैं कि लिटिगेशन को ज़्यादा एनहांस नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने उसे जो है वो छोड़ दिया होगा। लेकिन अब जब वो बार बार इस जुर्म को करता चला जा रहा है तो मैं समझती हूँ कि कानून मौजूद है और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और सेकेंडली ये कि इसमें बिल्कुल जो है उसे कोई नफसियाती मसला हो सकता है। मैं पिछले दिनों एक मूवी देख रही थी, उसमें बिल्कुल ऐसा ही था, एक इंडियन मूवी थी, और उसमें मैंने देखा कि एक ख़ातून के रूप में एक बंदा जो है वो मार्केट में फिरता रहा और उसके बाद वो यूं करता था कि कॉलेज में बच्चियों को देखता था, जो बच्ची उसे सबसे खूबसूरत लगती थी उसे वो उनका पियानो टीचर था बेसिकली, और वो उन्हें अपने उसमें लेके आता था लाइजॉन में, और वो उसे टीचर समझते हुए बच्चियां उसके साथ कंफर्टेबली मूव करती थीं। जब वो आ जाती थी तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलती थी। तो उसमें भी बिहाइंड द सीन स्टोरी ये थी कि वो बच्चा जब छोटा था तो वो बच्चा ऐसा बच्चा था कि जो फिज़िकली ग्रो कर गया लेकिन मेंटली उसकी ग्रोथ नहीं थी। उसे अपनी एक क्लास फेलो पसंद थी, वो बहुत खूबसूरत थी, वो उसकी दोस्त भी थी, लेकिन जब उसने उसे शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। तो उसने उस बच्ची को ही मर्डर कर दिया, और उस मर्डर केस में उसकी वालदा ने उस वक्त ये किया कि अपने बच्चे को बचाने के लिए वो कत्ल अपने सर लिया और सज़ा भुगती, और सज़ा भुगतने के बाद वो इंडिया आ गई। जब वो इंडिया उसने मूव किया, यहाँ आके उस खातून की डेथ हो गई। उस बच्चे ने उसी खातून का रूप धारा और वो रूप धार के मार्केट में मूव करता रहा, और आए दिन वो ये सब कुछ करता रहा, और वो इतना ताकतवर हो चुका था कि वो बिल्कुल लोगों को मारता था और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वो हर घर के बाहर एक डॉल छोड़ता था और उस घर की बच्ची को उठा लेता था, और उस डॉल की आंखें नोच के और उसके सर पे मतलब सारा वो, यानी बहुत ही ब्रूटली वो मारता था उन्हें। तो वो कहता है कि मैं उससे जब बाद में पूछा गया, जब वो पकड़ा गया और उसका उन्होंने ड्रॉप सीन किया, तो उसमें यही था कि उसके बिहाइंड ये था कि वो कहता था कि मुझे नफ़रत मिली है इस माशरे से, तो उस नफ़रत की वजह से मुझे हर खूबसूरत चेहरे से नफ़रत है, तो मैं उस हर खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ता हूँ, तो बिगाड़ देता था। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, मैंने जो देखे केसेस अपनी लाइफ में, उसमें यह है कि या तो बच्चे के साथ बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जो उसके माइंड में कहीं रह गया है, और उसी को वो करने के लिए अब वो उस बदले पे उतर आया, और उसे जो है वो इस किस्म की जिनसी ज़्यादती करके और बाद में कत्ल करके उसे सुकून का एहसास होता है, तो उस सुकून को पाने के लिए वो ये हरकत करता है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि उसके लिए भी जो है वो रिहेबिलिटेशन भी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसका ट्रायल भी ऑब्वियसली होना चाहिए और उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं समझती हूँ कि उसका साइकोलॉजिकली जो है वो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान में तो जेल्स में नहीं है, बाकी हर जगह पे है, कि वो प्रिजनर को भी साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं, कि ये पता चले कि उसके बिहाइंड क्या ऐसे अवामिल थे जिन्होंने उसे फोर्स किया ये क्राइम कमिट करने पे। तो इसमें भी देखें, उस बच्चे से अब जब मिला जाए या पूछा जाए, मैं समझती हूँ आपको भी जाना चाहिए, और आप अगर हमसे आके राय ले रहे हैं तो उस बच्चे से आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसे फोर्स करती है कि वो इस किस्म के क्राइम को कमिट करता है, और वो इकरार भी करता है कि मैंने किया है, और वो बाज भी नहीं आता है। तो उसके अंदर से वो जो महरूमी है जो उसे फोर्स करती है ये करने के लिए, असल में तो उस महरूमी को ख़त्म करना चाहिए। तो बाकी जो है वो देखें, ये जो कमीशन ऑफ क्राइम है ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि कौन सी चीज़ किसको किस हवाले से कंपेल करती है और वो कैसे रिएक्ट करता है, मतलब एक्शन का रिएक्शन है। अब वो किस एक्शन के रिएक्शन में ये सारा कुछ कर रहा है ये उसके अंदर ही है,
इसीलिए कहते हैं ना कि जो क्राइम जो है वो मुकम्मल होता है ये दो अवामिल पर मुश्तमिल होता है, एक मेंस रिया और एक एक्टस रिया। एक होता है कि वो अपने माइंड में सोचता है कि मैंने ये करना है और फिर वो कर गुजरता है। जब वो सोचता है तो तब तक तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन जिस लम्हे वो सोच के उस बात पे अमल पैरा हो जाता है और क्राइम कमिट कर लेता है फिर वो जुर्म बन जाता है। कानून कोई रायत नहीं देता, लेकिन इसमें मैं ये समझती हूँ कि हम आज के मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, आप देखते होंगे कि यहाँ पे हम अपनी बच्चियों की हिफाजत तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करते। हालांकि आज जितनी बच्ची की असमत और इज़्ज़त जो है वो अहम है उतनी ही उस बच्चे की भी है, क्योंकि इज़्ज़त सिर्फ औरत की नहीं है, इज़्ज़त मर्द की भी है। और इस्मत दरी जब औरत की होती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसी तरह अगर मर्द की होती है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को ना सिर्फ ये कि अब देखें हम कहते हैं नहीं बच्ची को हमने अकेले नहीं भेजना, बच्चा चला जाता है, बच्चे को हम भेज भी देते हैं कंफर्टेबल होके। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस देखे, 5-5 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चे जिनके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ हुई और किन्होंने की, मोहल्ले के बच्चों ने। तो देखें हमें पेरेंट्स को यहाँ पे फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो भी मुआशरे में हो रहा है उसमें बहुत सारा रोल जो है वो पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रखा है। देखें अब एक घर में बच्चे जो हैं वो अगर सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली बिजी हैं और पेरेंट्स उन्हें स्टॉप नहीं करते हैं तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। और इसी तरह से अगर इस तरह से हम अपने बच्चों को आम लोगों के साथ, जिनके साथ मतलब हम समझते हैं कि ये कंफर्टेबल रहेंगे, हम उनके साथ उन्हें मूव करने देते हैं और फिर फॉलो अप नहीं करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। आजकल एक ड्रामा चल रहा है पता नहीं किस चैनल पे, उसमें वो एक खातून है जो हिंदू खातून है जो किसी के घर में काम करती है, वो अपने बच्चे को दर्जी के पास छोड़ के आती है और वो दर्जी जो है वो उसके साथ ज्यादती करता है। अब वो बच्चा खौफ का शिकार है लेकिन माँ ने या किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया। तो देखिए अगर हमारे बच्चे जो हैं वो जब घर आते हैं वापस बाहर से जाके, अगर कोई ऐसी वो बताते हैं कि उनका कोई आपको लगता है कि उनकी हरकतों सकनात में कोई बेचैनी है या वो रूटीन से हट के कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को देखना, बच्चों की हिफाजत करना, बच्चों को साइकोथेरेपी करना उनकी, वो सारी पेरेंट्स की और बहन भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस वक्त हम लोग चूँकि हर बंदा ही अपने मामलात में इतना मसरूफ़ है कि उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो उनको भूल के वो सिर्फ अपने मामलात में मसरूफ़ है। पेरेंट्स को सिर्फ इतना है कि हमने इनकी रोटी पूरी करनी है, उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है और बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स को जागने की ज़रूरत है थोड़ा, ताकि उनके बच्चों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही किसी के साथ ज्यादती हुई हो तो उसे लाइसेंस दिया जा सकता है कि वो करे। लेकिन देखें यहाँ पे कानून इतनी रायत ज़रूर देता है कि वो शायद खुद एग्रीव्ड था, उस एग्रीव्ड होने में उसने ये जुर्म कमिट किया तो उसकी सज़ा में तखफीफ कर दी जाए, थोड़ी नरमी बरती जाए। तो इस हद तक कानून जो है वो मौजूद है, लेकिन माफ़ी का कानून या उसको लाइसेंस देने का कानून मौजूद नहीं है। ऐसे कत्ल करने वाले अफराद ज़हनी तौर पर किस तरह के होते हैं, इनके बारे में माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। बेसिकली तो एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेक्सुअल अब्यूज़ होना जो है इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा ड्रामा है, लड़का या लड़की दोनों के लिए। एंड टू डील विद इट वो एक और चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हेल्प और सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती। इवन वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस। और ख़ास तौर पे एक लड़के के लिए तो और भी मुश्किल है कि वो किसी को ये बता सके कि वो सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ या उसका रेप हुआ है, बिकॉज सोसाइटी उसके लिए चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल कर देती है। सो ट्रॉमा सेक्सुअल अब्यूज़ का एक ख़ुद ही इतना बड़ी चीज़ है जिसको डील करते इंसान किसी भी एक तरफ जो है वो निकल सकता है। मे बी वो ख़ुद भी रिवेंज टेकिंग में चला जाए, मे बी वो ख़ुद इतना ज़्यादा दोबारा से विक्टिमाइज़ होता रहे बार बार, कुछ भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। बट इन सम केसेस ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो खुद सेक्सुअली अब्यूज़ हुए होते हैं अपने बचपन में, तो उनमें पीडोफिलियाज़ की जो हैं वो टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। पीडोफिलियाज़ का मतलब ये है कि वो लोग जो कि बच्चों के साथ सेक्स करके प्लेजर लेते हैं, यानी उनकी अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन और जो है वो बच्चों की तरफ ही होती है। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा कर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना नॉट 100% मगर बहुत सारे लोग जिनका अपना सेक्सुअल रेप जो है वो बचपन में हुआ है। सो उनकी जो है अट्रैक्शन भी इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हम देखते हैं कि
होमोसेक्सुअलिटी में भी कहीं ना कहीं हमें फॉल करते हुए नज़र आते हैं। उनकी भी अगर आप हिस्ट्री एक्सप्लोर करके देखो तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो भी सेक्सुअली रेप हुए इन देयर चाइल्डहुड, और फिर उनका ये एक बिहेवियर जो है वो बन गया, एंड देन इट इज़ दे आर डूइंग द थिंग्स दैट वे। और इसके साथ जो एक और चीज़, जैसे मैंने कहा कि पीडोफिलियास वाला एक जो है एलिमेंट आ सकता है कि लोग बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। इस केस में जो कि पर्टिकुलर केस है, इसमें आप जैसे बता रहे हो कि वो मर्डर भी करता है, तो हम कह सकते हैं कि मे बी वो उसमें बच्चे में जो है एंटी सोशल उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बनी हुई है, वो साइकोपैथ जो है वो हुआ है, जिसमें वो मार भी देता है और अब्यूज़ भी करता है। लेकिन मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये बात कर रही हूँ कि यूजुअली रिवेंज टेकिंग के ऊपर जो है वो चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं दैट यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि आप किसी को मार भी सकते हैं। मगर देन अगेन जब आपके पास एक साइकोपैथोलॉजी आ जाती है, यानी अगर आप साइकोपैथ भी हैं और आप एंटी सोशल पर्सनैलिटी के साथ हैं, तो फिर उसमें जो है वो आपको आप कितना किसी को डैमेज कर रहे हैं, किस हद तक अगले बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंड देन उस नुकसान पहुंचाने से भी आपको प्लेजर मिलता है जो आप उस इंसान को पहुंचा रहे होते हैं, वो भी आपके लिए बायसे सकून बनता है। एंड देन यू से कि हाँ देखा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने भी फिर उसका इस तरह से बदला जो है वो ले लिया है। सो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो पॉसिबली हो सकती हैं जो कि लीड कर सकती हैं इस तरह के बिहेवियर को, कि आप खुद सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं, देन आपका अट्रैक्शन पीडोफिलियाज में हुआ है, फिर आपका रिवेंज टेकिंग, क्योंकि आपका ट्रॉमा हील नहीं हुआ। और कोई भी ट्रॉमा जो है वो 2 साइड जो है बड़े आराम से ले सकता है। लाइक वो या तो वो इस पे हो जाए कि आपने रिवेंज लेना है, आप विक्टिम हो सकते हैं दोबारा, यानी रिपीटेडली आपके साथ वही चीज़ जो है वो होती जा रही है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटी इसकी है कि कोई भी इंसान जो सेक्सुअली अब्यूज़ होता है। एंड इन सम केसेस ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो ना रिवेंज लेते हैं ना विक्टिम दोबारा बनते हैं, मगर वो अंदर से इतनी ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी शटर होती है क्योंकि दे आर लिविंग विद दैट ट्रॉमा, तो फिर उनकी पर्सनैलिटी में भी सबमिसिव हो जाए, या फिर उसको जो है लोगों के साथ बात करने का उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है उसका ना रहे, जो कि एक आम इंसान में हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। पता लगने का मतलब ये है कि आप इतने ज़्यादा उस एक्टिविटी के साथ आप इतने ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं कि आप उसमें सही और गलत की पहचान नहीं कर सकते। जैसे आप इसकी मिसाल ये ले लें, हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है, मगर वो बंदा भी बहुत ज़्यादा उसको पता होता है कि गुस्सा करना बहुत बुरी चीज़ है, जो अगले बंदे को मार रहा होता है, फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा होता है। सो इट इज़ लाइक एक इम्पल्स आ रही है, आपको एक थॉट आ रहा है और उसके ऊपर अब आपका कंट्रोल जो है वो नहीं है, और आप उसी को ही इतना ज़्यादा अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दैट यू आर डूइंग दैट एक्ट। तो वो मुझे पता नहीं चलता एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप अपनी उस इम्पल्स को रोक नहीं पा रहे। दो कि आपको पता है, हर इंसान को पता है कत्ल करना गुनाह है, बुरी बात है, नहीं कर सकते, बट आप उसके एनालिसिस वाले फेज़ में ही नहीं जाते हैं। आपके दिमाग में एक थॉट आता है, आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है, एंड देन यू जस्ट गो फॉर दैट, आप उसके लिए चले जाते हो। और समटाइम जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को रिवेंज लेके प्लेजर मिलता है, उस वक्त वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि बेसिकली ये हम गलत कर रहे हैं, मगर क्योंकि वो उससे प्लेजर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो दे आर दैट एक्टिविटी इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी फॉर देम उस टाइम एंड स्पैन के में। बाद में शायद और नहीं भी हो सकता है कि रियलाइज़ हो, और हो सकता है कि ना रियलाइज़ हो कि जी हमने कुछ गलत किया है या ये नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह से नहीं, बिकॉज पीपल डू हैव देयर ओन जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग समथिंग जो कि गलत है, सोशली भी, मॉरली भी और रिलीजियसली भी। लेकिन ये कहना कि मुझे पता ही नहीं चला था, पता ऑफ कोर्स आपको पता, पहले आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको पता चलता है, देन यू गो। हाँ, कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़रूर होते हैं जिनमें आप देखते हो कि जी, जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया के नाम से जानते हैं, बट दैट डज़ नॉट हैपन एट द एज ऑफ 15, वो इससे बाद की एज के ऊपर होता है। और अगर इस वाले केस को हमें मज़ीद अगर समझने की ज़रूरत है तो उसके साथ अब्यूज़ हुआ है, नहीं हुआ, देन हाउ दिस रिवॉल्व टू दिस पॉइंट कि वो आप खुद मर्डरर बन गया और वो रिवेंज इस तरह से ले रहा है, इसकी बड़े आराम से असेसमेंट हो सकती है। किसी एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उसकी बैठ के डिस्कशन होगी तो शी कैन कम अप विद द ट्रू इन्फॉर्मेशन कि बेसिकली वो क्या हुआ है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई हैं और किस तरह से ही हैज़ बिन एवॉल्व टू दिस कि वो इस स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है। यस, जहाँ पे आपने कहा कि वो एक स्टेज के ऊपर उसको आपने छुड़वा लिया एंड माफ़ कर दिया और फिर वो दोबारा से ही कमिटेड द थर्ड मर्डर, तो वो एक सिचुएशन ऐसी ज़रूर है कि अब ये बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि ही इज़ इनटू क्रिमिनल टेंडेंसीज, उसकी पर्सनैलिटी में ही क्रिमिनलिटी है और जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। और वो ये चीज़ें अभी बार बार होती रहेंगी अनटिल अनलेस उसके बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं एड्रेस किए जाते हैं।
यू नेवर नो कि वो सिर्फ एक प्लेजर के लिए ये कर रहा है, वो अपनी पर्सनैलिटी के हाथों मजबूर होकर ये चीज़ें कर रहा है, या फिर वो अपने ट्रॉमा के उसके ऊपर ही कर रहा है। बिकॉज़ अभी 15 इयर्स की एज में आप लॉजिकली उतने एनालिटिकल नहीं होते जितना आप 20 और 25 की एज के ऊपर जाके चीज़ों को समझना शुरू हो जाते हैं। 15 इयर्स की एज के ऊपर यू आर मोर ऑफ इमोशनल, और इमोशनल चीज़ें आपको अट्रैक्ट भी ज़्यादा करती हैं, और आप डिसीजंस भी लॉजिकल नहीं लेते। आपको मसलन आपको किसी पे गुस्सा आया तो आप उसको मार देते हैं, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप छीनने पे भी बुरा नहीं समझते उसको, क्योंकि आपकी एज इस तरह की है जहाँ पे अभी आपकी लॉजिक उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई, जहाँ पे आप एनालिटिकली चीज़ों को देखते हुए क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए अपने डिसीजंस जो हैं वो कर सकें। सो वो बच्चा ही इज़ डूइंग, और हाँ अब हमारा, क्योंकि हमने उसको या कानून ने उसको उस तरह से रोका नहीं है, या उसके घर वालों ने उस तरह से उसको पनिश नहीं किया जिस तरह से उसको किया जाना चाहिए, या फिर वो किसी ट्रेनिंग में नहीं गया कि उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन होना चाहिए या उसको नई चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, उसको नॉर्मेलिटी की तरफ लेके आया जाए, तो टेंडेंसी इस चीज़ की ज़्यादा है कि वो दोबारा भी यही बिहेवियर करता रहेगा अनटिल अनलेस आपने उसके लिए कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाया है, कोई ऐसी तदबीर की है जहाँ पे उसको आप सही और गलत और उसकी पर्सनैलिटी में आने वाले प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा है उनको एड्रेस किया जा सके। तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, और इस तरह की बिहेवियर कि आप उसको छोड़ दें, आप उसको माफ़ कर दें, आप उसको जानने दें, ये सिर्फ उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को और डेंजरस बिहेवियर को बढ़ाएगा। बिकॉज आपके लिए मैक्सिमम थ्रेट क्या है कि आपको पुलिस पकड़ लेगी, वो तो जेल से हो आया है। अगली चीज़ क्या है कि आपको अदालत जाना पड़ेगा, अदालत में उसके बाप ने उसको माफ़ कर दिया है। सो यू आर देयर टू सपोर्ट हिज क्रिमिनल बिहेवियर। बेसिकली आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी क्रिमिनलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके लिए उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो माइनर है अभी, वो तो अभी चीज़ों के उस तरह से देख भी नहीं सकता जैसे आप देख पा रहे हैं। मगर आप एक ऐसा स्टेप ज़रूर ले रहे हैं जो कि उसकी रेक्टिफिकेशन करने की बजाय उसको रीइंफोर्स कर रहा है, यानी उसके बिहेवियर को बढ़ा रहा है। सो यहाँ पे उस बच्चे से ज़्यादा एक्चुअली सिस्टम को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से इस तरह के जो जुवेनाइल्स जो होते हैं उनको किस तरह से वो कैटर करेगा, किस तरह से उनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करेगा, किस तरह से ऐसे बच्चों को सपोर्ट किया जा सके कि वो अपनी इन चीज़ों को जहाँ पे वो बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर जा रहे हैं उनको मैनेज कर सकें। मे बी अभी तो हम ये भी देखते हैं कि 15 इयर्स के बच्चे जो हैं ड्रग्स में चले गए हैं, और जब आप ड्रग्स में होते हैं तो फिर आपके लिए आप एक और ही दुनिया में होते हैं, तो फिर आउट ऑफ एक्साइटमेंट और आउट ऑफ ड्रग जो है आप कुछ भी एक्ट जो है वो कर सकते हैं। मे बी उसकी हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ भी हो, वी डोंट नो। एंड उसके साथ साथ जो है पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि जब आप अपने पीयर्स में बैठते हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे इस तरह की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा जो है आपसे शेयर की जाती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि गली मोहल्लों में, ख़ास तौर पे छोटे गली मोहल्लों में, या इवन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी अक्सर वो लड़के जो हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, उनको इवन रोल मॉडल भी बनाया जाता है जो थोड़ी सी दादागिरी के अंदर रहते हैं, जिससे दूसरे लोग डरते हैं थोड़ा सा, और बाकी सब उनके इर्द गिर्द जो है, यानी वो एक्चुअली तो वो बुली कर रहे होते हैं मगर जो विक्टिम्स होते हैं उससे डरते हैं, उसको एडमायर भी करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को पसंद किया जाता है। सो समटाइम्स बच्चे जो होते हैं वो 15 ईयर्स की एज पे मे बी कोई ऐसा एलिमेंट इसकी पर्सनैलिटी में भी हो, या किसी से इन्फ्लुएंस हो, या दूसरे लोग इससे इन्फ्लुएंस हो, बच्चे इसको देख के सीखते हो, वहाँ पे ये अपनी दादागिरी चमकाता हो। सो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको देखने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ओनली दैट चाइल्ड, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। फिर हम देखते हैं मीडिया इज़ प्लेइंग वेरी 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 क्रिटिकल रोल इन दिस। जो हम स्टोरीज़ बच्चों को दिखाते हैं, कार्टून्स जो वो देखते हैं, जो मवाद इंटरनेट पे मौजूद है उनके लिए, उसमें जितना मवाद जो मवाद आपको लगेगा थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी के ऊपर है, देन वायलेंस के ऊपर है, उसकी रेटिंग हमेशा ऊपर होती है, वो हमेशा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो इट टेल्स अस कि हमारी कौम जो है वो जा कहाँ पे रही है बेसिकली, और हमें इसको कहाँ पे पकड़ के क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। बट डायलेमा ऑफ द टाइम इज़ करेगा कौन, तो वो करेगा कौन वाली जो चीज़ है वो इस बच्चे के ऊपर भी है। ही इज़ जस्ट 15, वी द सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कि उसने तीसरा मर्डर क्यों कर लिया। आपने क्यों नहीं रेक्टिफिकेशन की कि उस बच्चे को आप किसी ऐसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते, उसके लिए कोई ऐसे इकदाम उठाते कि वो अपने क्रिमिनल बिहेवियर को छोड़ के दूसरी चीज़ों की तरफ आते। पूरी दुनिया में जो है
बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इस तरह के रिहेबिलिटेशंस जो हैं वो होते हैं, जहाँ पे अगर वो अर्ली एज पे कोई क्राइम कमिट करते हैं तो वहाँ पे उनकी रिहेबिलिटेशन होती है। बच्चों को बाकायदा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक बढ़ाया जाता है, उनके स्किल्स को बढ़ाया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है, और जब वो बाहर आते हैं वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। तो ये क्यों नहीं है हमारे पास? बेसिकली दिस इज़ द फेलियर ऑफ द सिस्टम, नॉट दैट किड। आप उसको जितना भी ब्लेम करेंगे वो 15 साल का, आपका कानून ही इसको सपोर्ट नहीं करता। हाँ, फ्लॉज आपके सिस्टम में कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे बच्चे को आप कैटर कर सकें। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको एक दरिंदा सिफ्त कातिल के बारे में सब कुछ बताया। कातिल कहता क्या है, वारदात करता क्यों है, माहिर कानून क्या कहते हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, और हमारा दीन ऐसे मुल्ज़िमों के बारे में क्या कहता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।